20वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर, 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल। पाकिस्तान के दिल लाहौर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक आदमी ने 100 बच्चों का बलात्कार करके उन्हें मार दिया। हर तरफ पूरे पाकिस्तान के मुंह पर बस इस सीरियल किलर का नाम था। सबके मुंह पर एक ही सवाल था, 100 बच्चे मारे गए और पुलिस को इनके बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिली। पाकिस्तान की पुलिस अपनी नाकामी को समझ चुकी थी, इसलिए पुलिस 1 मिनट भी ना गंवाते हुए ये सब देखकर फौरन एक्शन में आ गई। पुलिस ऑर्डर्स लेकर तुरंत खत में लिखे एड्रेस पर पहुंच गई। सर, खत के हिसाब से एड्रेस यही है, पर यहाँ पर ताला लगा है। तोड़ दो ताला। पुलिस फोर्स ताला तोड़कर जैसे ही अंदर घुसी, उनका बदबू से दम निकलने लगा। चारों तरफ मांस की बदबू फैली थी। ये बदबू किस चीज की है? इंस्पेक्टर ने अपना मुंह हाथ से दबाते हुए जवाब दिया, ये मांस की बदबू है। टीम ने मुंह पर रुमाल बांध लिया और फौरन घर में छानबीन शुरू कर दी। टीम ने देखा कि चारों तरफ दीवारों और फर्श पर खून लगा है। सर, ये देखिए। इंस्पेक्टर अहमद खान ऑफिसर की आवाज सुन तुरंत वहां पहुंचा। सर, खत में एकदम सही लिखा है, ये देखिए। ऑफिसर ने इतना कहकर अपने सामने रखे सामान से भरे हुए दोनों कट्टे एक एक करके खाली कर दिए। सर, ये देखिए, खत के हिसाब से इसमें 100 बच्चों के कपड़े और इस दूसरे कट्टे में बच्चों के जूते हैं। इतनी देर में तीसरे ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अहमद खान को आवाज लगाई, सर। इंस्पेक्टर भागकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि दीवार पर 2 चिट चिपकी हुई है। जनाब, इन चिट्स में किसी 32 पेज की डायरी का जिक्र है, जिसमें हर बच्चे के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है। यह डायरी यहीं किसी कमरे में रखी है। फिर दोनों की नजर पास पड़ी एक लोहे की जंजीर पर और वायर पर गई। सर, ये वही वायर है जिससे उसने बच्चों को मारा है। तभी कमरे के अंदर से एक ऑफिसर ने इंस्पेक्टर और टीम के मेंबर्स को आवाज लगाई, सर। इंस्पेक्टर फौरन वहां पहुंचा। उसने देखा कि ऑफिसर के हाथ पे एक डायरी है। ऑफिसर ने घबराते हुए कहा, सर, ये डायरी, इसमें सब लिखा है, बच्चों के नाम, उनके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि एक एक बच्चे को मारने का तरीका तक इसमें लिखा है। और इंस्पेक्टर ने जल्दी ही जानने के लिए पूछा, और क्या? और सर, इसमें लिखा है कि सारी लाशें बेसमेंट में मौजूद कंटेनर में पड़ी हैं। अभी हाल ही में मारे गए 2 बच्चों की लाश भी वहीं मौजूद है। चारों तरफ जैसे जहन्नुम फैला था। पुलिस के इस टीम ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। सबके होश उड़ चुके थे। थोड़ा आगे इंस्पेक्टर को बेसमेंट मिल गया। टीम बेसमेंट पे पहुंची। मांस की बदबू बेसमेंट में और बढ़ गई थी। चारों तरफ अंधेरा फैला था। बेसमेंट पे सूरज की कोई किरण तक नहीं थी। इंस्पेक्टर ने स्विच ऑन किया तो देखा ठीक डायरी के हिसाब से सामने 2 कंटेनर रखे हुए थे। इंस्पेक्टर ने कंटेनर के ढक्कन को उठाया तो उसके हाथ चल गए। कंटेनर का ढक्कन नीचे गिर पड़ा। इंस्पेक्टर ने देखा कि कंटेनर पर तेजाब लगा था। इंस्पेक्टर ने जब कंटेनर के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कंटेनर के अंदर की हालत देख सारी टीम कांप उठी। ऐसा लगा जैसे किसी पिशाच को देख लिया हो। एक ऑफिसर ने इंस्पेक्टर को तेज आवाज में बुलाया। इंस्पेक्टर और बाकी के लोग भागकर वहां पहुंचे। ऑफिसर ने डायरी दिखाते हुए हड़बड़ी में कहा, सर, जावेद ने इसमें लिखा है कि 2 बच्चों की लाश गायब है। वो हमें जावेद के मरने के बाद मिल जाएगी। जावेद रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा है। इतने बच्चों का कातिल अब क्यों खुद नदी में कूदकर जान दे रहा है? क्या ये जावेद की कोई साजिश है या सच्चाई? पुलिस कैसे लगाती है सच का पता? जाने आगे के एपिसोड्स में। फौरन टीम पुलिस के और मेंबर्स के साथ रावी नदी के लिए निकल गई। कुछ ही देर में रावी नदी को चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों और वर्दी पहने जवानों ने घेर लिया। पाकिस्तान के इतिहास में कभी ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं हुआ था। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बात अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी थी।
रावी नदी में जहां तक नजर घुमाई जाए पत्रकार, गाड़ियां, पुलिस वाले और गोताखोर नजर आ रहे थे। सुबह का वक्त और धीमी बारिश में गोताखोर पानी के अंदर जावेद इकबाल की लाश को ढूंढने में लगे थे। इधर फौरन डीआईजी की गाड़ी वहां पहुंची। डीआईजी की गाड़ी को चारों तरफ से मीडिया ने घेर लिया। मीडिया के सवाल पर सवाल आने लगे। सर, इतना बड़ा क्राइम हुआ और पुलिस को पता भी नहीं लगा। सर, कहा जा रहा है कि पुलिस ने ही रिश्वत लेकर अब तक जावेद को बचा रखा था। डीआईजी किसी से भी मिले बगैर सीधे इंस्पेक्टर खान के पास पहुंचे और पहुंचते ही गुस्से में चिल्लाने लगा। यो फूल, क्या खाक काम कर रहे हो तुम लोग? 100 बच्चे मारे गए और तुम्हें खबर तक नहीं। सॉरी सर, हमें इस मसले के बारे में कोई खबर नहीं थी। जैसे ही खबर मिली हम लोग फौरन एक्शन में आ गए। डीआईजी ने और भड़कते हुए पेपर कटिंग दिखाई और बोला, तुम्हें इस मसले का कोई इल्म नहीं था तो क्या अखबार वाले बेवकूफ हैं जो उन्होंने छापा है कि जावेद अखबार वालों से पहले तुम लोगों के पास आया था, पर तुम लोगों ने उसकी बात पर एतबार नहीं किया। इंस्पेक्टर डीआईजी के इस सवाल पर डर गया। उसने डरते हुए थूक निकला और सांस भरकर सच बोल दिया। हाँ सर, ये एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। जावेद हमारे पास आया था, उसने अपनी सारी कहानी बयान भी की थी, पर हमारे पास किसी भी बच्चे के खो जाने या किडनैपिंग की कोई कंप्लेन नहीं आई थी। इसलिए हम कैसे इसकी बात पर एतबार करते? फिर उसकी शक्ल, भोला सा चेहरा, 45 के आसपास उम्र, चश्मा, ऊपर से मासूम सी मुस्कुराहट। सर, वो कहीं से भी सीरियल किलर नहीं लगता था। ऊपर से वो 1-2 नहीं बल्कि 100 बच्चों का नाम ले रहा था। सर, हाउ कुड वी बिलीव? उसकी बातें सुनकर किसी को भी लगता कि पागल है, इसलिए हमने उसे सीरियसली नहीं लिया। डीआईजी इंस्पेक्टर की बात सुनकर और भड़क गया। यू फूल, इज दिस द वे यू वर्क? तुम शक्ल से क्रिमिनल को जज करते हो? एक काम करो, मेरी शक्ल देखकर बताओ मैं तुम्हें कौन सा गुंडा लगता हूं। तभी नदी में से गोताखोर की टीम के कैप्टन ने आवाज लगाई। इंस्पेक्टर और डीआईजी का ध्यान कैप्टन की आवाज पर गया। सर, देयर इज नथिंग। आई थिंक जावेद झूठ बोल रहा है, वो अभी भी जिंदा है। डीआईजी ने गुस्से से भरी आंखों से इंस्पेक्टर को देखकर कहा, रिमेंबर यू मिस्टर अहमद खान, इज इट माई वार्निंग एंड ऑर्डर? नेक्स्ट 10 डेज में कैसे भी किसी भी तरह से अगर जावेद इकबाल जिंदा है तो वो अरेस्ट होना चाहिए, वरना तुम्हारा सस्पेंशन तुमसे दूर नहीं। डीआईजी जाते हुए फिर से रुककर इंस्पेक्टर से बोला, और हाँ, खुदा कसम इस बार किसी का चेहरा देखकर जज मत करना, ब्लडी जर्क। डीआईजी पूरे गुस्से में पैर पटकते हुए गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर डीआईजी की बात सुनकर समझ गया था कि यह मामला अब उसकी सोच से भी बहुत बड़ा बन चुका है। इंस्पेक्टर को यह भी समझ आ गया था कि जावेद ने आत्महत्या नहीं की है, वो अभी भी जिंदा है और कहीं छिपा बैठा है। इंस्पेक्टर ने ऑफिसर शाह को बुलाकर फौरन उसे ऑर्डर दिया। ऑफिसर शाह। जी जनाब। तुम फौरन डायरी में लिखे सभी एड्रेस, आई रिपीट, एक घर जाकर चेक करो, क्या वो सभी सच है या यूं ही झूठे नाम लिखे हुए हैं। सभी पेरेंट्स से पूछताछ करो कि क्या उनका कोई बच्चा गायब है। फिर फौरन ये काम खत्म करो और मुझे रिपोर्ट करो, अंडरस्टैंड? जी जनाब। यू कैन लीव। ऑफिसर शाह ऑर्डर सुनकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर ने फौरन जावेद इकबाल के घर का पता लगाया और अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से जावेद के भाई नसीम इकबाल ने दरवाजा खोला। जावेद का भाई पुलिस को देखकर थोड़ा घबरा गया। इंस्पेक्टर ने नसीम से पूछा, नसीम इकबाल? जी। जावेद इकबाल आप ही का भाई है? हम उसे यहाँ ढूंढने आए हैं। नसीम ने हाँ में जवाब दिया। इंस्पेक्टर तलाशी के लिए अपनी टीम के साथ अंदर घुस गया। पुलिस की पूरी टीम पूरे घर की तलाशी लेने लगी। नसीम ने परेशान होकर कहा, जनाब आप फजूल ही वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। नसीम की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सवाल किया, तो आप लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ है? नसीम ने गुस्से से भरकर इंस्पेक्टर को जवाब दिया, हमें नहीं पता वो कहाँ है। अब वैसे भी हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है।
वो तो हमारे लिए बहुत पहले ही मर चुका था। अब बस मलाल यही है कि खून के रिश्ते यूं ही नहीं टूटते। बदकिस्मती है कि घूम फिर कर आप जैसे पुलिस वालों के सामने या सरकारी दफ्तरों में हमें उसे अपना भाई कबूलना पड़ता है। इंस्पेक्टर नसीम की बात से समझ गया कि जावेद ने इससे पहले भी कुछ क्राइम किए हैं। यह जावेद का पहला क्राइम नहीं था। इंस्पेक्टर चौक में नसीम के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने जावेद के बारे में अच्छे से जानने के लिए नसीम से सवाल किया। नसीम, क्या आप मसला थोड़ा खुलकर बयान करेंगे? जनाब, हम 8 भाई बहन हैं। खुदा के फजलो करम से हमारे अब्बू ने हमें कभी कोई कमी नहीं आने दी। हमें बचपन से हमारे अब्बू ने हमेशा खुश रखा। अब्बू स्टील का काम करते थे, इसलिए इंशाअल्लाह दौलत भी खुदा ने हमें अच्छी बख्शी थी। अब्बू हमेशा हम सबको साथ और खुश देखना चाहते थे। जावेद अब्बू के दिल के सबसे करीब था। वही था जिस पर अब्बू सबसे ज्यादा जान देते थे। अब्बू ने सिर्फ उसी के लिए लाहौर में 2 बड़ी जमीन खरीद उसे उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी, जो कि जावेद की हमेशा से ख्वाहिश थी। इतने में जावेद की बहन सना पानी का ग्लास लेकर वहां पहुंची। तुम्हें कभी उस पर एक बार भी शक नहीं हुआ? नसीम ने लंबी सांस ली और शर्मिंदगी से भरकर बोला, हुआ सर, कई दफा हुआ। जावेद की हरकतें शुरू से ही कुछ ऐसी थीं। वो कुछ 7-8 साल पहले की बात होगी, जब जावेद ने 15-16 साल के कुछ बच्चों के साथ उसकी इस करतूत पर लोग उसे मारने भी पहुंचे। भीड़ देखकर तब वो हरामजादा तो भाग गया और हम लोगों को फंसा गया। मैं और अब्बू फैक्ट्री पर अपने काम में मशरूफ थे। अचानक कोई 30-40 लोगों ने फैक्ट्री का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। पहले मुझे और फिर अब्बू को, दोनों को बहुत बुरी तरह पीटा। फिर हमें रिक्शा में पटक कर पुलिस स्टेशन ले गए। वहां इंस्पेक्टर साहब ने हमें बताया कि जावेद ने बच्चों के साथ कितना जुल्म किया था। हमें तो इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो इतना सब कुछ कर चुका है। बस तब से ही वो हरामजादा हम लोगों के लिए मर गया। बस अब्बू ने जरूर इसके बाद भी उससे राब्ता बरकरार रखा था। तभी एक ऑफिसर ने इंस्पेक्टर से कहा, सर, जावेद यहां भी नहीं है। ठीक है। इंस्पेक्टर ने नसीम से जाते हुए पूछा, नसीम, क्या जावेद पर कभी कोई केस वगैरह नहीं हुआ? नसीम ने गुस्से में दांत पीसते हुए जवाब दिया, हाँ, इस मसले में वो पुलिस के हाथ आ गया था। उसे 6 महीने की जेल भी हुई थी, पर इसके बाद हर बार वो हरामी रिश्वत देकर बच जाता था। इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, एक लंबी सांस ली और जाने को हुआ। तभी इंस्पेक्टर ने रुककर नसीम और बाकी सबसे कहा, अगर आप में से किसी को भी जावेद की कोई भी खबर लगे, कुछ भी पता लगे या वो यहाँ आए, तो आप फौरन मुझे इन्फॉर्म कीजिए। नसीम ने हाँ में जवाब दिया। इंस्पेक्टर जाने को हुआ कि सना को कुछ याद आया। सना ने इंस्पेक्टर से कहा, सर, एक चीज है जो शायद आपकी मदद कर सके। जावेद के स्टील के कारोबार का रुपया जिस बैंक में जमा होता है, वो बैंक इस शहर के बाहर है। जावेद का सारा रुपया वहाँ जमा है। हो ना हो, पैसे निकालने के लिए वो जरूर वहाँ जाएगा। मुझे लगता है आपको जावेद वहाँ जरूर मिल जाएगा सर। इंस्पेक्टर ने सभी को शुक्रिया कहा और फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां से जावेद के केस की फाइल छानने लगा। केस की फाइल छानते हुए कब रात के 3 बज गए इंस्पेक्टर को पता भी नहीं लगा। फाइल छानते हुए इंस्पेक्टर ने उस पर देखा कि जावेद के ऊपर चाइल्ड असॉल्ट के चार्जेस लगे थे। केस देखते वक्त इंस्पेक्टर के पास ऑफिसर शाह पहुंचा। हाँ शाह, क्या खबर लाए हो? शाह का पूरा चेहरा सूखा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। शाह ने डरते हुए जवाब दिया, जनाब, डायरी में लिखे हर एक बच्चे का नाम सच्चा है। जावेद ने सच में 100 बच्चों को मारा है। इंस्पेक्टर की पैरों तले जमीन हिल गई थी।
उसे समझ आ गया था कि वो एक ऐसे आदमी के पीछे है जो बहुत बड़ा साइको सीरियल किलर है और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। शाह, मुझे बस एक बात का डर है। क्या सर? मुझे डर है कि कहीं ये गिनती इससे भी ज्यादा तो नहीं है। कहीं जावेद अभी भी और बच्चों को तो नहीं मार रहा है। शाह ने घबरा कर कहा। तुम ये बताओ कि बैंक कितने बजे खुलेंगे? शाह ने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, जनाब अभी तो 4 बजा है, बैंक ठीक 10 बजे खुल जाएंगे। इंस्पेक्टर ने फाइल अपनी जगह रखते हुए शाह से कहा, ठीक है, एक काम करो, डेली रूटीन के कपड़े पहन लो, हमें शहर से बाहर चलना होगा। सारी रात काम करने के बाद जो नींद आंखों में भर आई थी उसकी जगह डर ने ले ली। सूरज निकला और सुबह हुई। पुलिस की 3 टीम जावेद को ढूंढने में लगी थी। 2 शहर के हर कोने में तो एक टीम इंस्पेक्टर खान, शाह और 6 लोगों की थी जो सरा के बताए शहर के बाहर वाले बैंक के बाहर घेरा बनाकर तैनात हो गई। टीम में किसी ने भी पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी ताकि जावेद को शक न हो जाए, पर पहले दिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। दूसरा और तीसरा दिन भी यूं ही खाक छानते हुए निकल गया। इंस्पेक्टर खान कम से कम 3 रातों से ठीक से नहीं सोया था। उसकी आंखों में नींद भर चुकी थी, पर हर बार नींद लेने से पहले उसे डीआईजी की वार्निंग याद आ जाती थी। तीसरे दिन की रात को डीआईजी साहब ने इंस्पेक्टर खान को बुलाया। इंस्पेक्टर खान को समझ आ गया कि फिर से डीआईजी उसकी खबर लेने वाले हैं। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जावेद। डीआईजी ने खान की बात काटकर अपने नौकर अमीन से कहा, अमीन, ये पुलिस इंस्पेक्टर अहमद खान हैं। पता है तुम्हें, ये शक्ल देखकर बता देते हैं कि कौन कातिल है और कौन नहीं। कभी तुम्हें किसी पर शक हो तो रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले इन्हें चेहरा दिखा देना। टाइम, रुपया और मेहनत तीनों बच जाएंगे। अमीन के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई, जिसे देखकर खान का गुस्सा बढ़ गया। खान ने पलटकर डीआईजी को जवाब दिया, सर, वो मर्डरर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हमारी पूरी टीम मिलकर। डीआईजी गुस्से में भरकर इंस्पेक्टर खान पर चीखने लगा, 30 लोगों की 3 टीम एक आदमी को ढूंढ नहीं पा रही है। क्या इज्जत रह गई है हमारी आम लोगों में? अहमद खान के पास डीआईजी की बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस गर्दन नीचे कर चुपचाप सुनता रहा। डीआईजी, तुम्हारे पास 6 दिन और बचे हैं खान। जमीन खोदो, कब्रिस्तान खोदो, पाकिस्तान के हर कोने में छानो। मुझे नहीं पता, मुझे कैसे भी करके जावेद इकबाल चाहिए। गेट आउट। खान वहां से मुंह की खाकर वापस पुलिस स्टेशन लौट गया। सुबह हुई और हर दिन की तरह तीनों टीम सर्च ऑपरेशन में निकल गई। फिर से एक उम्मीद में अहमद बैंक के बाहर खड़ा हो गया। 3 दिन से लगातार नहीं सोने की वजह से बैंक के बाहर ही पुलिस जीप में अहमद खान की आंख लग गई। अहमद की आंख लगी ही थी कि वायरलेस पर शाह ने हड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी खबर दी, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, सर सर, जावेद डिटेक्टेड। सर, किसी ने अभी अभी जावेद के अकाउंट से पैसे निकाले हैं। खान फौरन वायरलेस लेकर खड़ा हो गया और फौरन चीख कर जवाब में बोला, कैच हिम शाह, कैच हिम, इट्स इन ऑर्डर, कैच हिम। शाह, उसे किसी भी हालत में जाने मत देना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। खान के साथ पूरी टीम अंदर की तरफ भागी। बैंक पे पहुंचते ही खान ने गन निकालकर जोर से चीखकर कहा, हैंड्स अप। इतना कहते ही खान ने देखा कि ये एक 16-17 साल का बच्चा साजिद था, जो इन लोगों से डरकर फौरन जमीन पर अपने दोनों हाथ हवा में करते हुए बैठ गया। खान ने इसके सिर पर पिस्तौल रखकर गुस्से से चीख कर पूछा, कौन हो तुम और जावेद कहाँ है? आई सेड, जावेद कहाँ है? बच्चे ने डरते हुए बाहर की तरफ इशारा किया और बताया कि जावेद बाहर खड़ा है। इंस्पेक्टर खान ने फौरन टीम को वायरलेस पर ऑर्डर दिए, अलर्ट अलर्ट, जावेद बाहर ही है, कैच हिम। फौरन टीम अलर्ट हो गई। इंस्पेक्टर खान बच्चे के साथ बाहर आ गया और जावेद को देखने में लग गए। इंस्पेक्टर खान ने दोबारा बच्चे से पूछा, कहाँ है जावेद? साजिद इंस्पेक्टर के पूछने पर घबरा गया और सहमते हुए बोला, सर, आखिरी मर्तबा तो वो वहीं पर खड़े थे, अभी पता नहीं कहाँ गए। इंस्पेक्टर खान समझ गया कि इस बच्चे को बैंक में भेजना जावेद का प्लान था। जावेद बैंक को चेक करने आया था कि ये जगह सेफ है या नहीं।
शाह भागते हुए इंस्पेक्टर खान के पास पहुंचा और बोला, सर जावेद के साथ के 2 और लड़के पकड़ लिए हैं, पर सर जावेद कहीं नहीं मिला। आई थिंक वो भाग निकला है। इंस्पेक्टर खान ने मुस्कुराकर शाह की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं शाह, कोई बात नहीं। सबसे आला बात है कि केस अब पूरा ओपन हो चुका है। शाह के खान साहब की बात समझ नहीं आई। उसने समझने के लिए सवाल किया, मतलब सर? खान साहब मुस्कुराकर बोले, शाह, अब हमारे पास ये सबूत है कि जावेद को पैसे की जरूरत है। वो और बहुत दिन अब छिपा नहीं रह सकता। इंस्पेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारे पास इस केस के 3 जिंदा गवाह हैं और सबसे बड़ी बात, जावेद इकबाल जिंदा है। ये बोलकर इंस्पेक्टर खान 3 लोगों की टीम को वहीं छोड़कर शाह और इन लड़कों के साथ जीप लेकर फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गया। यहां से इंस्पेक्टर खान सीधा डीआईजी के पास पहुंचा। डीआईजी किसी मीटिंग में 3 लोगों से बातचीत कर रहे थे। बिना बुलाए खान को वहां मौजूद देखकर डीआईजी समझ गए कि खान कोई कमाल की खबर लाया है। डीआईजी ने मीटिंग पोस्टपोन कर खान को अंदर बुलाया। खान ने पहुंचते ही खुशी के साथ सारी बात बताई। That's all happened, sir. The last Javed, we lost Javed, but ज्यादा वक्त के लिए नहीं सर। Believe me, जावेद जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा। खान की बात सुनकर डीआईजी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पर अभी भी डीआईजी का स्वर थोड़ा रूखा ही था। उसने जवाब में कहा, गुड वर्क। अब जावेद ज्यादा दिन बिल में नहीं रह सकता, बट स्टिल अभी काम पूरा नहीं हुआ है। खान और डीआईजी ने एक दूसरे से आंख मिलाई। आंखों में ही दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की और फिर खान वहां से पुलिस स्टेशन को निकल गया। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर खान ने बच्चों से पूछताछ की। इन सब बच्चों की उम्र 16-17 साल से कम थी। बच्चों ने जावेद के बारे में बहुत सी बातें बताई, पर एक भी बच्चा ये नहीं बता सका कि जावेद आखिर कहां गायब हो गया। अपनी तरफ पलटते हुए केस को देखकर अहमद खान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगने लगा कि केस अब ज्यादा दिन का नहीं, जल्द ही जावेद इकबाल उसकी मुट्ठी में होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी खुशी के ये बादल हट गए और वापस सूखा छा गया। इन बच्चों के मिलने के बाद भी पुलिस ने कई दिनों तक जावेद की तलाश में पूरा लाहौर छान लिया, लेकिन जावेद का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिला। 2 बार डीआईजी ने अहमद खान को वार्निंग दे दी थी, पर अहमद को कुछ नहीं मिला। एक दिन अहमद फ्रस्ट्रेशन से भरा स्टेशन में बैठा शाह से केस की फाइल्स पर बात कर रहा था। एक फाइल हाथ में उठाकर वो शाह से बोला, क्या कुछ नहीं किया, कहां नहीं ढूंढा उसे। ऐसा लगता है साला जैसे कोई भूत है, एकदम कहीं गायब हो गया हो। ऊपर से डीआईजी मेरे सर पर चढ़ा बैठा है। उसे समझ ही नहीं आता कि मुझसे जो हो सकता है वो सब मैं कर रहा हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। लगा था जैसे पूरा केस हमारे हाथ में आ गया था और अब कोई सबूत, कोई गवाह कुछ भी काम का नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि जावेद इकबाल कहां है, जिंदा है भी कि नहीं। इतने में ही एक ऑफिसर ने आकर कहा, सर डीआईजी साहब ने आपको बुलाया है। अहमद का ये सुनकर दिमाग घूम गया। उसने फाइल सामने दीवार पे दीवार, सारे पन्ने चारों तरफ फैल गए। अहमद ने गुस्से से ऑफिसर को जवाब दिया, हाँ कह दीजिए डीआईजी साहब से, आ रहा हूं। अहमद का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो ऑर्डर्स के मुताबिक डीआईजी से मिलने को जा रहा था। खान ने फैली हुई फाइल्स जमानी शुरू ही की थी कि उसे सुनाई दिया कि अंदर की तरफ स्टेशन में अचानक ही चारों तरफ शोर मच गया। सब चीखने लगे, हैंड्स अप, हैंड्स अप। तभी शाह और खान के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, खुदा हाफिज, मेरा नाम जावेद इकबाल है। खान और शाह दोनों ये आवाज सुनकर चौंक गए। कुछ सेकंड तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो दोनों बुत की तरह खड़े एक दूसरे को देखते ही रह गए। जैसे ही होश संभाला, खान और शाह अपनी अपनी गन्स लेकर अंदर की तरफ दौड़े। खान ने अंदर पहुंचते ही देखा कि चारों तरफ बड़ी बड़ी राइफल से पुलिस की टीम ने एक 40-45 साल के आदमी को घेर रखा है। इतनी सारी राइफल्स पर भी इस आदमी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। सफेद और काले बालों से भरे इस आदमी ने चश्मा पहना था और चेहरे पर ठीक पहले जैसे ही भोली सी मुस्कान थी। जावेद की नजर अहमद खान पर पड़ी और उसने मुस्कुराकर अहमद से कहा, अस्सलाम वालेकुम।
खान साहब, आप पहले से दुरुस्त मालूम हो रहे हैं। खान और शाह खड़े स्टैचू की तरह इस आदमी को देखते के देखते रह गए। फौरन जावेद को इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। डीआईजी तक जावेद की खबर पहुंच गई थी। डीआईजी फौरन स्टेशन पहुंचा। स्टेशन के बाहर गाड़ियों की भीड़ लग गई, पत्रकारों और आम लोगों का जमावड़ा लग गया। डीआईजी इंटरोगेशन रूम में पहुंचे। उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। उनके दिमाग में पहली बात यही आई कि ये आदमी सच में कहीं से भी 100 बच्चों का कातिल नहीं लगता। डीआईजी, शाह और खान सब अंदर इंटरोगेशन रूम में एक तरफ बैठ गए और दूसरी तरफ बैठा था जावेद इकबाल। खान ने सबकी तरफ देखा और जावेद से अपना पहला सवाल किया। क्या तुमने 100 बच्चों का बलात्कार किया है? जी हाँ। खान की हवाइयां उड़ गई। उसने सांस भरी और दूसरा सवाल किया। तुमने क्या? जावेद ने मुस्कुराते हुए खान साहब की बात काटते हुए कहा, सर, आप कब तक सवाल पूछते रहेंगे? मैं खुद ही आपको सच बता देता हूं। खान, डीआईजी और शाह तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सब जावेद के इस कॉन्फिडेंस लेवल से अचंभित थे। इसके बाद जावेद ने बोलना शुरू किया। मुझे याद है, मेरी तालीम पूरी होने के बाद अब्बू अम्मी मेरे निकाह के पीछे पड़ गए थे। मैं परेशान हो गया था क्योंकि मुझे जनानियों का कोई शौक नहीं था। मेरी दिलचस्पी कच्ची उम्र में थी। मुझे उनकी खुशबू से मोहब्बत थी। उनके नाजुक हाथ, उनकी मेढक जैसी चमकती आंखें, उनके मुलायम गाल, उनकी फूल सी उंगलियां। एक रोज मेरे स्टील के धंधे में मुझे एक ऐसा ही बहुत गरीब बच्चा मिला जिसका नाम खलील था। उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद आई थी। वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैं खलील को देखकर खुद को संभाल नहीं पाता था। मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने पास रखना चाहता था। फिर एक दिन मुझे पता लगा कि खलील की एक बड़ी बहन है। तब मैंने उसकी बहन से निकाह फरमाने का फैसला किया ताकि खलील हर वक्त मेरे साथ रह सके, मेरी आंखों के सामने रह सके। मुझे यह भी पता था कि खलील और उसके परिवार के लिए मेरा उनके घर में निकाह फरमाना बहुत बड़ा एहसान था। और असल में मैं चाहता भी यही था। फिर जैसा मैं चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। निकाह के बाद बेगम के साथ खलील भी मेरा हो गया। मैं खलील के साथ जितना चाहे उतना वक्त गुजारता, जब चाहे उसे देखता और जब चाहे उसे छू लेता। सब कुछ एकदम सही चल रहा था कि मेरे अब्बू अम्मी औलाद की चाहत लिए हाथ धोकर फिर से मेरे पीछे पड़ गए। पर मुझे औलाद पैदा करने का कोई शौक नहीं था। फिर भी अब्बू अम्मी की खुशी के लिए मैंने बेगम के साथ वो किया जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, जिससे मुझे घिन आती थी। फिर उसके बाद से ही मुझे जनानियों से पूरी तरह नफरत हो गई। मुझे मेरी बीवी से भी घिन आने लगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। उसे छोड़ने के बाद मैं फिर से एकदम अकेला हो गया। खलील भी मेरी जिंदगी से चला गया। इस अकेलेपन में मुझे हर वक्त खलील के जिस्म की खुशबू आती रहती थी। इंस्पेक्टर खान, डीआईजी और शाह तीनों जावेद की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। डीआईजी इंटरोगेशन रूम से निकल रिकॉर्डिंग रूम में जाकर शीशे से जावेद को देखने लगे। जावेद बीच में बोलते हुए रुक गया। उसने इंस्पेक्टर खान से पानी मांगा। खान साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? खान बिना पलक झपकाए जावेद को देख रहा था। जावेद का चेहरा कितना मासूम नजर आ रहा था। उसके मुंह से यह सब जुर्म सुनकर लग रहा था जैसे जावेद को अपने किए का 1% भी पछतावा नहीं है। शाह ने जावेद को पानी लाकर पकड़ाया। इंस्पेक्टर खान ने भी पानी पिया। फिर गिलास को एक तरफ रखकर इंस्पेक्टर खान ने जावेद से सवाल किया। तुम्हारे भाई ने बताया था कि बच्चों के साथ ज्यादती का ये तुम पर पहला केस नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है? जावेद मुस्कुराया और खान की आंखों में देखकर बोला, मेरे भाई, घर वाले सब के सब धोखेबाज हैं। एक वक्त था जब खलील भी मेरी जिंदगी से चला गया। इस अकेलेपन में मुझे हर वक्त खलील के जिस्म की खुशबू याद आती थी। और फिर इसलिए
मैं वापस लाहौर की गलियों में उस खुशबू को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैंने अपनी जमीन पर स्टील की एक फैक्ट्री खोली और उसमें खलील की उम्र के लड़कों को काम पर लगाया। खुदा कसम, ये करके मुझे जैसे जन्नत नसीब हो गई हो। वहां मैं था और वो लड़के हमारे अलावा और कोई नहीं। मैं ये खुशबू रोज महसूस करता था, इसे चखता था जब और जितना चाहता। मैं इसका लुत्फ उठाता था। ये लड़के मुझसे कभी कभी खाने पीने की चीजें, बढ़िया कपड़े या जूते, ये सब मांग लिया करते थे, जो कि लाकर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे पास बहुत रुपया था, मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। ऐसा करते हुए मेरा सब कुछ एकदम सही चल रहा था। पर फिर एक दिन साले उस नापाक इमरान ने मेरी कंप्लेन कर दी। इमरान कौन? खान ने रुककर कंफ्यूजन से पूछा। जावेद ने गुस्से से भरी आंखों से खान को देखा और बोला, इन लड़कों में से एक 16 साल का लड़का इमरान, उसकी वजह से चारों तरफ ये खबर फैल गई कि मैंने लड़कों के साथ कुछ गलत किया है। हर कोई मुझे लेकर गुस्से में आ गया था। हर कोई बस मुझे मारना चाहता था। मुझे पता था कि सब लोग मेरे घर मुझे मारने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए मैंने वक्त न गवाते हुए तुरंत वो जगह छोड़ दी। इसके बाद उस भीड़ को जब मैं अपने घर पर नहीं मिला तो वो अब्बू के कारखाने पर पहुंच गए। वहां इन लोगों ने मेरे भाई और अब्बू के साथ बहुत ज्यादती की। भीड़ ने उन दोनों को बहुत मारा, बहुत जलील किया। इसके बाद भी जब भीड़ को चैन नहीं मिला तो मेरी अम्मी को बहकाने लगे। मैंने अम्मी को समझाया कि यही लोग आपको बहका रहे हैं, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब लोग मुझसे इस तरह नफरत करने लगे जैसे मैं उन लोगों का दुश्मन था। मेरे घर में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उल्टा मेरे अपनों ने परायों के साथ मिलकर मुझे 6 महीने की जेल करवा दी। जावेद बोलते बोलते चुप हो गया, फिर से मुस्कुराने लगा। खान जावेद से आगे की बात करता रहा। उधर डीआईजी के बुलाने पर जावेद का भाई नसीम पुलिस स्टेशन पहुंच गया। डीआईजी नसीम से मिलने दूसरे कमरे में चला गया। नसीम के सामने वाली कुर्सी पर डीआईजी आकर बैठ गया। डीआईजी ने सिगरेट चलाई और नसीम को भी ऑफर की। जी शुक्रिया जनाब, मैं सिगरेट नहीं पीता। डीआईजी ने नसीम की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कितना फर्क है दोनों भाइयों में। एक सिगरेट तक से परहेज में है और दूसरा हैवान से कुछ कम नहीं है। डीआईजी ने कष्ट लेते हुए सीधे नसीम से सवाल पूछा, तुम लोगों को कभी भी जावेद की हरकतों से उस पर शक नहीं हुआ? तभी एक हवलदार 2 चाय और पानी का ग्लास टेबल पर रखकर चला गया। नसीम डीआईजी के सवाल का जवाब देने लगा जनाब, कई दफा लगा। डीआईजी ने चाय का कप उठाया और नसीम को दिया, फिर अपनी चाय से सिप लेते हुए बोला, पहली बार ऐसा कब हुआ? नसीम ने चाय हाथ में लेकर कुछ पुरानी बातें याद करते हुए जवाब दिया, जनाब करीब 4-5 साल पहले की बात है। जावेद के पहले निकाह के बाद की। निकाह के बाद जावेद अपने साले खलील के साथ ये सब किया करता था। हमें जब इन सब की खबर हुई तब हमने निकाह तोड़ दिया। अब मैं तो तब से ही इससे नफरत करने लगा था, पर अब्बू को इससे खासा लगाव था। निकाह तोड़ने के बाद खलील भी जावेद से दूर हो गया था। मैंने अब्बू से उस वक्त भी इसे समझाने को कहा था, पर अब्बू ने जैसे तैसे बात को दबा दिया। उसके बाद ये हम सबको छोड़कर अपने लाहौर वाले घर में चला गया। हमें इसकी बहुत मुश्किलों से ही खबर मिलती थी जनाब। मुझे बस इतना इल्म था कि ये वापस स्टील का काम शुरू कर चुका है। फिर एक रोज मैं और अब्बू इसके यहाँ पहुंचे। जनाब जो मैंने देखा उससे मैं सहम गया। करीब 7-8 बच्चे इसने अपने यहाँ काम के लिए रखे थे। सबके हाथ पैरों पर छोटे छोटे निशान थे और सबके हाथ जगह जगह से कटे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे जावेद ने बदसलूकी से खलील के जिस्म पर कर दिए थे। ये सारे बच्चे सहमे और डरे हुए थे। इनके पास कपड़े जूते सब एक से बढ़िया एक थे, पर इनकी हालत कुछ और ही बयां कर रही थी। जनाब इन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं था। मुझे इन सब में खलील नजर आ रहा था।
मैंने वहां से आने के बाद भी अब्बू को समझाया कि जावेद की हरकतें ठीक नहीं है, पर अब्बू ने फिर से मसले को दबा दिया। उसके बाद इसे इमरान की कंप्लेन पर जेल हो गई। बस उसके बाद से सबने इससे राब्ता तोड़ दिया। बस अब्बू जरूर इससे बातें किया करते थे। डीआईजी ने चाय का कप टेबल पर रखा। नसीम चाय पीने लगा। नसीम की बात सुनकर कुछ देर चुप रहा। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा छाने लगा। फिर डीआईजी ने यह सन्नाटा एक और सवाल पूछते हुए तोड़ा। नसीम, तुम्हें पता है जावेद ने क्या किया है? नसीम चाय पीते हुए रुक गया और कुछ नहीं पता होने का एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आ गया। डीआईजी नसीम के चेहरे से समझ गया कि नसीम को अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता। डीआईजी ने हवलदार को आवाज लगाई और उससे जावेद का खत और डायरी मंगवाई। डीआईजी ने एक और सिगरेट जलाई और इतने में ही तुरंत हवलदार जावेद की डायरी ले आया। हवलदार डायरी और खत टेबल पर रखकर चला गया। नसीम इन सब से अनजान था। उसने जानने के लिए डायरी लेकर उसके पन्ने देखने शुरू कर दिए और डीआईजी ने खत उठाकर नसीम के लिए खत पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैंने 6 साल से 16 साल तक के 100 बच्चों के साथ बलात्कार किया है और फिर मैंने तार से उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला। इसके बाद मैंने इन सभी बच्चों की लाशों को तेजाब में गलाकर एक कंटेनर में रख दिया। नसीम के ये खत सुनकर होश ही उड़ गए। उसके मुंह से सिर्फ 2 अल्फाज निकले, या खुदा रहम। नसीम ऊपर से लेकर नीचे तक सिहर गया। उसके आंसू निकलने लगे। डीआईजी ने खत को एक तरफ रख दिया और एक भारी सांस लेकर नसीम से बोला, ये सब सच है नसीम। उसने सच में इतने सारे बच्चों के साथ दरिंदगी कर उन बच्चों को मार डाला। न सिर्फ मारा बल्कि उनके छोटे छोटे हिस्से करके उनके तेजाब में गला दिया। नसीम एकदम सुन्न पड़ गया। उसे लगा जैसे वो कोई बहुत बुरा ख्वाब देख रहा है। उसके कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना हैवान हो सकता है। और उसे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि वो इंसान नसीम का खास भाई था। डीआईजी ने नसीम के हाथ से डायरी लेते हुए नसीम से कहा, तेजाब की कीमत और मात्रा, बच्चों के नाम, उनके पते, घर वालों के नाम, बच्चों को मारने का तरीका है, हर बच्चे की तस्वीर, जिसमें से बहुत सी तस्वीरें बच्चों के नंगे बदन की है, ये सब जावेद ने इस डायरी में लिख रखा है। डीआईजी ने डायरी टेबल पर रखती नसीम के सामने सब कुछ सुन्न हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डीआईजी ने नसीम से कहा, कल हम जावेद को कोर्ट ले जा रहे हैं। खुदा करे इसे सजाए मौत से कम ना मिले। शुक्रिया नसीम, अब तुम जा सकते हो, पर हमें कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तैयार रहना। नसीम के मुंह से अल्फाज निकलने ही बंद हो गए थे। वो अब तक सदमे में था। उसे डीआईजी की बातें सुनाई दी पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। डीआईजी वहां से जाने को था कि हवलदार भागकर डीआईजी के पास पहुंचा और उसके कान में आकर कुछ बोला। डीआईजी ने हवलदार की बात सुन उसकी तरफ देखा और उठकर तेजी से चलता हुआ हवलदार के पीछे हो लिया। डीआईजी जल्दी से कमरे के बाहर पहुंचा। उसने देखा एक 12 साल का बच्चा सहमा सा अपनी मां के साथ चिपका हुआ है। डीआईजी उन्हें कमरे में लेकर गया। नसीम वापस जा चुका था। डीआईजी ने वकील को भी बुला लिया। फिर डीआईजी ने उस औरत से पूछा, जी बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं? शाइस्ता ने अपने बेटे को कुर्सी पर बैठाया। बच्चा अभी भी सहमा हुआ था। बैठने के बाद शाइस्ता ने बोलना शुरू किया, अल्लाह वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता है। ये मेरा बेटा वजीर है। मेरा इसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब। मैं इससे पहले भी मैं पुलिस में जावेद की शिकायत करने आई थी, पर पुलिस ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे भगा दिया। तब तक पानी का ग्लास आ गया था। शाइस्ता ने वजीर के सर पर हाथ फेरते हुए उसे पानी पिलाया। वजीर का मिजाज देखकर लग रहा था जैसे उसे बहुत बुरी तरह से डराया गया है। डीआईजी ने पुलिस की गलती पर माफी मांगते हुए आगे के मामले के बारे में पूछा। शाइस्ता ने बताना शुरू किया, जनाब,
पूरे लाहौर में एक ही वीडियो गेम पार्लर था, वो जावेद का था। लाहौर के सारे बच्चे दूर दूर से उसके यहाँ गेम खेलने आया करते थे। ऐसे ही मेरा बेटा वजीर भी बाकी बच्चों के साथ कभी कभी जाने लगा। जनाब, हम इतने रईस नहीं कि रोज फजूल खर्च करें, इसलिए जब मेरे पास रुपया नहीं बचते थे तो मैंने वजीर को दुकान पर जाने से मना कर दिया। पर एक दिन मुझे लगा वजीर बिना रुपए के भी जाया करता था। मैंने जब वजीर से पूछा कि उसके पास खेलने के लिए रुपए कहाँ से आ रहे हैं, तो इसने बताया कि जावेद अंकल ने बाकी सबसे कहने को मना किया है कि वो इसे फ्री में गेम खेलने को देते हैं। मुझे सुनकर लगा कि खुदा की मेहर है कि भले लोग अब भी जिंदा हैं। मैंने फिर भी वजीर को कभी जाने को कहा, पर वजीर मेरे कहने के बाद भी जाया करता था। फिर एक वक्त आया जब ये रोज जाने लगा। मैंने इसे समझाया भी, पर ये नहीं माना। ये मुझसे लड़ने लगता, नाराज हो जाता। आमतौर पर वजीर जब भी खेलने जाता तो घंटे 2 घंटे भर में आ जाया करता था, पर एक दिन ये दोपहर का गया, देर रात तक लौटा और सीधा आकर एक कोने में बैठ गया। मैंने इसे डांटा और पूछा भी कि इतनी देर किस चीज में लग गई, पर ये कुछ नहीं बोला। उसके बाद से ये चुप चुप रहने लगा, ना गेम खेलने जाया करता और ना गेम की कोई भी बात मुझसे करता। गेम के नाम से ये डर जाता। फिर मैंने इसके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जावेद अंकल के 100 रुपए चुरा लिए थे। उसके बाद जावेद इसे अपने घर ले गया था। फिर बाकी बच्चों की अम्मियों ने मुझे बताया कि जावेद बच्चों को घर ले जाकर उनके साथ बेशरम हरकतें करता है। बस तभी से मेरा वजीर। शाइस्ता बोलते हुए रोने लगी। वकील अल्ताफ ने शाइस्ता से हमदर्दी जताते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। डीआईजी की नजर तो बच्चे से हट ही नहीं रही थी। बच्चा सच में एक लफ्ज तक नहीं बोल रहा था, चुपचाप अपनी मां से चिपके बैठा था। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि उसकी आंखें देखकर डीआईजी तक को डर लग रहा था। डीआईजी से और देखा न गया। वो उठकर बाहर गार्डन में चला गया। वहां पहुंचकर उसने एक और सिगरेट जलाई। इस मनहूस रात के अंधेरे में उसे बस जावेद की हैवानियत सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में वहां इंस्पेक्टर खान भी डीआईजी के पास आकर खड़ा हो गया। डीआईजी की नजरें सामने बस एक पॉइंट पर टिकी हुई थी, पर उसका मन उस बच्चे की हालत देखकर बहुत बुरी तरह बेचैन हो गया था। उसने सामने देखते हुए ही खान को सिगरेट ऑफर की। खान ने सिगरेट ली और बोलने लगा, सर, इस आदमी की कहानी सुनना जहन्नुम सा लगता है। मन पसीज जाता है बच्चे के बारे में सोच सोच कर। इतना हैवान कोई कैसे हो सकता है? डीआईजी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। उसे बस वजीर की सूरत नजर आ रही थी। वो बस खान की बातें सुनता गया। डीआईजी के मन में यही बात घर करके बैठ गई कि जब इस बच्चे के साथ उस हैवान ने ऐसा किया कि ये बच्चा जिंदा होते हुए ही मर चुका है, तो जिन बच्चों को इस हैवान ने मारा होगा, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। डीआईजी के खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे लग रहा था जैसे उन्होंने किसी इंसान को नहीं, एक पिशाच को पकड़ा है। वकील अल्ताफ डीआईजी के पास आ पहुंचा। डीआईजी ने अपनी नम आंखों को पोंछा और वकील से बोला, अल्ताफ, ट्राई करना कि पुलिस की नाकामी इस मामले में कहीं ना आए। अल्ताफ ने कश लेते हुए कहा, ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। डीआईजी ने थोड़ा अटकते हुए रूंधे गले से अपना रोना रोकते हुए बोला, और उस बच्चे का नाम? वकील डीआईजी की बात समझ गया। वो बात काटते हुए बोला, मैं बच्चे का नाम कोर्ट में नहीं आने दूंगा। सुनकर डीआईजी वापस सामने देखने लगा। इसके बाद तीनों के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। अगले दिन सुबह कोर्ट में जावेद को कटघरे में हाजिर किया गया। वकील अल्ताफ ने जज के सामने खड़े होकर अपना पक्ष रखना शुरू किया। माय लॉर्ड, इस केस को शुरू करने से पहले मैं इस अदालत में मौजूद हर एक इंसान को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी। इजाजत है। माय लॉर्ड, एक रोज की बात है। एक वीडियो गेम पार्लर में जहां बहुत से बच्चे गेम खेलने को आया करते हैं, एक बच्चे को एक 100 रुपए का नोट गिरा हुआ मिल जाता है। यह बच्चा बहुत ही गरीब खानदान से है। इस बच्चे के लिए ये 100 रुपए हमारे 1000 रुपए की कीमत के बराबर थे। इस बच्चे के अब्बू का बहुत पहले इंतकाल हो गया था।
अपनी अम्मी के पास इसने कभी 100 का नोट नहीं देखा था, इसलिए अपनी अम्मी को ये 100 रुपया देने के लिए इस बच्चे ने वो 100 का नोट अपने जांघिया यानी कि अपने अंडरवियर में छुपा लिया, ताकि जेबों में जांच पड़ताल होने पर वो बच जाए। फिर कुछ देर बाद पार्लर के मालिक ने अपने 100 रुपये चोरी हो जाने की बात पार्लर में मौजूद हर बच्चे से कही। इसके बाद उसने सब बच्चों से पूछा और सबकी जेबें टटोली। इस बच्चे को ही मालिक ने टटोला और इस बच्चे के पास पार्लर के मालिक को पैसे मिल गए। जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा चोरी के इल्जाम में बहुत बुरी तरह से डर गया। उसे लगा इसने कितना बड़ा पाप कर दिया है, अब वो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएगा। बच्चा ये सब सोचते हुए रोने लगता है। पार्लर का मालिक उसे रोता देख उसके सामने शर्त रखता है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा और बच्चे को 100 रुपए भी देगा अगर बच्चा उसके साथ उसके घर चलेगा। मासूम बच्चे को अपने गुनाह को छिपाने के लिए ये सौदा खरा नजर आता है और वो पार्लर के मालिक के साथ उसके घर चला जाता है। इसके बाद योर ऑनर, इसके बाद वो पार्लर का मालिक उसे घर ले जाकर उस बच्चे के जिस्म के अलग अलग हिस्सों को बहुत घिनौने तरीके से छूता है। बच्चे की मासूमियत का पूरा फायदा उठाता है, यहाँ तक कि उस बच्चे को चोरी के इल्जाम के बोझ तले दबाकर उसके साथ बलात्कार तक करता है। योर ऑनर, क्या होगा अगर मैं यहाँ मौजूद हर आदमी से ये कहूँ कि बच्चे को पैसे मिलने से उसे घर तक ले जाना सब उस पार्लर के मालिक की साजिश थे। उसने जानबूझकर 100 का नोट गिराया, फिर उन्हें ढूंढने के बहाने सब बच्चों के साथ बेशर्म हरकत की और फिर इस बच्चे को अपने साथ ले जाकर मिलार्ड, खुदा समझे जाने वाले इन बच्चों के साथ ऐसा सलूक करने वाले उस दरिंदे ने, उस जानवर का नाम है जावेद इकबाल। माय लॉर्ड, जावेद इकबाल की नापाक हरकतों में यह किस्सा सिर्फ एक छोटा सा जिक्र है। जावेद इंसान नहीं, शैतान है। यहाँ मौजूद कोई भी इंसान इसकी हैवानियत की सीमा का अंदाजा तक नहीं लगा सकता। इस इंसान ने 100 मासूम बच्चों के साथ ज्यादती कर उन्हें बहुत दरिंदगी से मार दिया। उन मासूमों को जिन्हें सही गलत की समझ तक नहीं थी। वो तो जावेद को बाप के बराबर दर्जा दिया करते थे। उन्हें क्या पता था कि बाप के समान इस आदमी के अंदर जहरीला नाग छिपा बैठा है। माय लॉर्ड, मैं उन 100 बच्चों के परिवार की तरफ से इस अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस दरिंदे को ऐसी सजा सुनाई जाए जिस सुनकर दोबारा कभी दूसरा जावेद इकबाल पैदा ना हो। थैंक यू माय लॉर्ड। अल्ताफ की बात सुनकर कुछ देर जज साहब तक शून्य हो गए। उनकी जिंदगी में कोई ऐसा केस उन्होंने नहीं देखा था। फिर जज ने अपने इमोशंस को एक तरफ रखकर केस को आगे बढ़ाया और बोला, जावेद की तरफ से किसी को कुछ कहना है? जावेद का वकील खड़ा हुआ और उसने जज से कहा, माय लॉर्ड, मुझे बस यही कहना है कि ये अदालत फैसला सुनाते हुए ये ध्यान रखे कि कानून जुर्म के खात्मे के लिए बना है, इंसान के खात्मे के लिए नहीं है। इसलिए जावेद को सजा भी उसके जुर्म के लिए मिले। थैंक यू मिलर्ड। जज ने दोनों की बात सुनी और अगली तारीख तक केस को पोस्टपोन कर दिया। कोर्ट से पुलिस की गाड़ी में बिठाते वक्त रास्ते में कम से कम 500-600 लोगों ने जावेद के खिलाफ नारे लगाए। भड़की हुई भीड़ ने पुलिस को जावेद को भीड़ को सौंपने की बात कही। जावेद भीड़ को नहीं मिलने पर भीड़ बौखलाकर पुलिस पर टूट पड़ी। जबरदस्ती जावेद को भीड़ में खींचने की लड़ाई हो गई। जैसे तैसे जावेद को वहां से निकालकर वापस पुलिस स्टेशन तक लाया गया। इन सब के बीच में जावेद के चेहरे पर कोई शिकन, कोई शर्म नहीं थी, बस एक मुस्कुराहट थी। जावेद को कोर्ट के बाहर से लोगों की भरी हुई भीड़ से निकालकर जैसे तैसे पुलिस स्टेशन लाया गया। जावेद के चेहरे पर शर्म की एक लकीर तक नहीं आई थी। जावेद अभी भी हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। बस जावेद का चश्मा जरा सा टूट गया था। जावेद को वापस इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। जावेद वहां जाकर चुपचाप बैठा अपने चश्मे को देखता रहा। इंस्पेक्टर खान वापस कमरे में आए। शाह इंस्पेक्टर के साथ ही था। खान ने आते ही जावेद की तरफ देखते हुए उससे सवाल पूछा, कैसा लग रहा है जावेद, मौत तक जाते हुए? जावेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस
अम्मी का दिया हुआ चश्मा टूट गया। इतने में ही वकील अल्ताफ भी रूम में आ गया। खान ने अपनी सीट छोड़कर अल्ताफ को दे दी और खड़ा हो गया। अल्ताफ जावेद के सामने बैठकर उससे सवाल करने लगा। देखो जावेद, वैसे तो केस क्लियर है, तुम्हें सजाए मौत से कम किसी भी हालात में नहीं होगी, पर मुझे केस स्टडी के लिए तुमसे कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए। जावेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जी पूछिए अल्ताफ साहब। अल्ताफ जावेद की मुस्कान देखकर 2 सेकंड के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि जिस आदमी ने इतना सब कुछ किया हो, जिसे कभी भी फांसी हो सकती है, उस आदमी के चेहरे पर खौफ की एक मौज नहीं है। अभी भी उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो सकती है? क्या उसे मौत या किसी भी चीज का डर नहीं? इसके बाद वकील ने पहला सवाल यही पूछा। जावेद, तुम्हारे चेहरे पर 1% डर नहीं है, क्यों? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जावेद ने फिर से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं वकील साहब, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मौत से कैसा डर? आज नहीं तो कल सबको आनी है। आपको भी एक दिन मौत आनी ही है, बस फर्क इतना है कि वजह अलग होगी। अल्ताफ जावेद की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके पास जावेद की बात का कोई जवाब नहीं था। उसे लग रहा था कि जावेद की मानसिकता इतनी मजबूत है कि सब लोग उसके जिस्म पर वार कर सकते हैं, पर उसकी सोच पर वार करना जैसे नामुमकिन है। वकील ने अपना सवाल पूछा और उधर जंग अखबार के एडिटर नईम हाशमी को एक ऐसा लड़का मिल गया जो इस केस से सीधा ताल्लुकात रखता था। नईम लगातार जावेद के बारे में खबरें छाप रहा था। जावेद की इन खबरों ने उसके अखबार की बिक्री 2 गुनी कर दी थी। इसलिए इस केस से जुड़ी हुई कोई चीज नईम किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। नईम ने इस लड़के से बड़े प्यार से सवाल किए। हाँ बताओ, मसला क्या था? जी, सबसे पहले मेरी आपसे शर्त है कि मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। एडिटर ने सांत्वना भरी मुस्कान दी। घबराओ मत फरहान, मीडिया अभी इतना भी नहीं गिरा, तुम भरोसा कर सकते हो। फरहान कुछ याद करते हुए बताने लगा। जनाब, मैं हजामत बनाता हूँ, ये हमारा धंधा है। अमूमन हम लोगों के घरों पर भी जाकर उनकी मालिश वगैरह किया करते हैं। ऐसे ही एक शाम ये आदमी जावेद इकबाल भी मेरे पास आया। यह बात कोई 1-2 साल पुरानी है। मुझे मालिश का बोलकर अपने घर ले गया। जनाब, घर में कोई नहीं था। घर एकदम सुनसान था। देखने पर लगता था कि ये अकेला ही रहता है। मैंने तेल वगैरह लिया और इसके हाथों पर मलना शुरू किया। जनाब, तेल मलते हुए मैंने कुछ अलग महसूस किया, ऐसा कुछ जो बहुत अजीब था। अपने मालिश के धंधे में मैं पहली दफा ऐसा कुछ देख रहा था। इसका हाथ मेरे कमर पर कमीज के अंदर घुसा था। मुझे लगा गलती से हो गया होगा, इसलिए मैं पीछे होकर वापस मालिश करते रहा। थोड़ी देर बाद इसने मेरे जांघों पर हाथ रख दिया। अब की बार मुझे समझ आ गया कि ये गलती से नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं मालूम पड़ता। इसलिए मैंने बोला कि रात बहुत हो गई है, मैं निकलता हूँ साहब। जनाब, ये आदमी कुछ नहीं बोला। इसने अपने सामने रखे टेबल की दराज खोली और उसमें से बड़ी सी पिस्टल निकाल ली। जनाब, मेरी सांस फूल गई। मैं भयंकर रूप से डर गया। फिर ये उठा, इसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जनाब इसने मेरे साथ। एडिटर फरहान की बात को समझ गया, इसलिए उसने फरहान को आगे कहने से रोक दिया। उसके बाद वो फरहान से बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ? फरहान दोबारा याद करते हुए बोलने लगा। जनाब, वो रात भुलाए नहीं भूलती है, माथे में चिपक गई है। ये साला हरामी उन सब के बाद एकदम मस्त होकर मेरे सामने सो गया। जनाब, मेरा खून खौलने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और इस हरामी को कोई डर, कोई शर्म नहीं है। मैं गुस्से से लाल हो गया। मैं चुपचाप से उठा और इसकी पिस्टल ली। मुझे पिस्टल चलानी नहीं आती थी, इसलिए वो मुझसे चली भी नहीं, तो मैंने उस पिस्टल से इसके सर पर जोर से खींच कर मारी। जितनी ताकत में लगा सकता था उतनी ताकत से मैंने वार किया। इसका सर फट गया था, चारों तरफ खून ही खून।
ये जोरों से चीख रहा था। बस फिर मैं फटाफट दरवाजा खोलकर वहां से भाग गया। उसके बाद ये कोई 20 दिन कोमा में था और 6-7 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा था। तब से लेकर आज तक मैं इससे बचता ही आया हूं। चाय आ गई। नईम ने फरहान को चाय दी और उधर दूसरी तरफ जावेद वकील के सवालों का जवाब दे रहा था। मैं सो रहा था। सोते हुए मेरे सर पर जोर से किसी चीज का वार हुआ। मेरी आंख खुलते इतने में मेरे सर पर एक और पड़ी। मैं जोरों से चीखने लगा। मुझे धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा था। मुझे इतना याद था कि फरहान दरवाजा खोलकर भागा था। बस उसके बाद मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। इसके बीच का मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं करीब 20 दिन कोमा में रहा। जब जागा तो डॉक्टर्स ने बताया कि मेरा जबड़ा और खोपड़ी का एक हिस्सा डैमेज हो चुका है। मुझे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। मैं फिर से अकेला हो गया था। करीब 6 महीने तक हॉस्पिटल में मैं अकेला बगैर किसी अपने के पड़ा रहा था। मुझे याद है मेरी खिड़की के बाहर एक कौवे का घोंसला था। मैं रोज उसे देखा करता था। पहले वो अकेला था, फिर उसके साथ जनानी आ गई। दोनों साथ रहने लगे। फिर इनके बच्चे हुए। छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए कौवा बच्चों को कीड़े लाकर उनके मुंह में डालता। मुझे इन्हें देखकर अपनी अम्मी अब्बू की याद आती थी। अब्बू का तो इंतकाल हो चुका था, पर मेरी अम्मी अभी जिंदा थी। मेरा मन बहुत करता था कि बस एक बार अम्मी को देख लूं, पर कोई इन 6 महीनों में मुझसे नहीं मिलने आया, सिवाय मेरे स्टूडेंट साजिद के। मुझे साजिद को देखकर बड़ा अच्छा लगा। पिछले 5 महीनों से मैंने ना इंसान देखा था, ना इंसान की जात। बस चारों तरफ हरे कपड़ों में डॉक्टर ही डॉक्टर देखने को मिलते थे। साजिद से बात करते हुए मैंने देखा घोंसले में 2 नए अंडे और थे। कौवे ने नए अंडे दिए थे। जनानी अपने बच्चे को मुंह में खाना डालकर खिला रही थी। मुझे फिर से मां की याद आई। मैंने साजिद से कहा, अम्मी को जाकर बताए मैं अस्पताल में हूं। मुझे यकीन है वो जरूर मुझसे मिलने आएगी। साजिद मेरी बात सुनकर मेरे घर को निकल गया। मैंने देखा घोंसले में अभी 2 अंडे और एक बच्चा है। शाम तक साजिद लौट आया। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने साजिद से आते ही पूछा, अम्मी नहीं आई? कब तक आएगी? साजिद का मुंह उतरा हुआ था। मैंने साजिद से फिर से पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो? उसने कहा, जावेद साहब, आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया। जावेद बोलते हुए एकदम चुप हो गया और साइड वाली दीवार की तरफ बिना पलक झपकाए देखता रहा। खां गौर से जावेद को देखने लगा कि आखिर ये बोलते हुए चुप क्यों हो गया। खान अल्ताफ के बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। खान ने जानने के लिए बहुत उत्सुकता से पूछा, फिर? जावेद ने वापस खान की तरफ देखा, मुस्कुराया और फिर बोला, खान साहब, मैंने बाहर की तरफ देखा। एक कोयल ने कौवे के घोंसले पर कब्जा कर लिया था। कौवे के अंडे नीचे गिरा दिए और उस बच्चे को घायल कर दिया था जो उस घोंसले में बैठा था। खान साहब, एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आप उस कौवे की जगह होते तो क्या करते? खां इस सरप्राइज क्वेश्चन से चौंक गया। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब देना है। उसने वक्त लेकर सवाल को भांपा और फिर जवाब दिया, ऑब्वियसली उसकी जगह कोई और भी होता तो उस कोयल से बदला लेता। जावेद जवाब सुनकर मुस्कुराने लगा। खां जावेद को गौर से देखने लगा। जावेद ने जवाब दिया, नहीं खां साहब, यही तो आपकी गलती है। जवाब ऐसा दो कि वापस आपकी खिलाफत करने वाला कोई पैदा ना हो सके। खां को कुछ समझ नहीं आया। उसने जावेद से पूछा, मतलब? जावेद फिर मुस्कुराया और बोला, खां साहब, इन भीड़ के लोगों ने पहले मेरे भाई और बाप को पीटा, बाद में मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिर मुझसे मेरी बांह छीन ली। जिसने मुझ पर हमला किया, अगर बदले में मैंने सिर्फ उसे मार दिया तो कल कोई और पैदा हो जाएगा।
उस पर हमला करने के लिए, क्योंकि मौत का डर हर किसी के सीने में नहीं होता है। इसलिए तुम आसपास के सब लोगों को बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से तोड़ दो, ताकि दोबारा कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला भी ना हो। ये भीड़ के लोग, ये बस भीड़ में मुझ पर चीख सकते हैं। इनमें से किसी में मुझे छूने का दम नहीं है। जावेद, आसपास के सब लोगों को बाहर से नहीं, अंदर से ऐसा तोड़ दो ताकि दोबारा कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला भी ना हो। वो कोर्ट के बाहर भीड़ के लोग जो सब अच्छा इंसान होने का नाटक कर रहे हैं, वो सब बस भीड़ में मुझ पर चीख सकते हैं। उनमें किसी में मुझे छूने तक का दम नहीं है। उस रोज साजिद की बात सुनकर मैंने सोच लिया था, मेरी अम्मी को रुलाया है, अब मैं कम से कम 100 अम्मियों को रुलाकर ही मौत लूंगा। मौत तो उसी दिन मैंने देख ली थी, अब तो बस ये जिस्म बाकी है। जावेद बोलते हुए रुक गया। उसने कुछ देर गुस्से से खां को देखा। खान जावेद को इस तरह देखकर सहम गया। खान ने जावेद से पूछ ही लिया, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? जावेद फिर मुस्कुराया और खान से बोला, क्या खान साहब, आया हूं तब से एक पानी का गिलास तक नहीं पिलाया। कैदी को इतना तो हक होता है कि उसे पानी का गिलास तो पिलाया जाए। खान जावेद के अचानक आए इस अजीब से बिहेवियर से कंफ्यूज हो गया। वो पानी के गिलास के लिए सहमा सा उठा, पर उसकी नजर अभी भी जावेद पर ही बनी हुई थी। उसे जावेद से डर लग रहा था कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। जावेद फिर से चुपचाप बैठकर अपने चश्मे को देखने लगा। जावेद ने चश्मे को देखते हुए कहा, घबराइए मत खान साहब, मुझे पुलिस वालों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खान ने वापस मुड़कर जावेद की तरफ देखा। जावेद अभी भी अपने चश्मे को देख रहा था। खान ने पलटकर जावेद को जवाब दिया, पुलिस कभी गुनहगारों से नहीं डरती, समझे? जावेद ने फिर से इंस्पेक्टर खान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गुनहगार कौन? खान ने पानी का ग्लास टेबल पर खिसकाते हुए बोला, तुम, जिसने हैवानियत से उन 100 बच्चों को मार दिया। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि मुझे तुमसे घिन आती है। जावेद अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर खान की तरफ झुककर अपनी आंखों में हल्का सा गुस्सा लाते हुए बोला, 100 को मारा, पर 100 के अलावा जो जिंदा है उनका क्या? उनका नाम कहीं गुम हो गया, क्योंकि उनके नाम के केस पुलिस ने मुझसे पैसे लेकर खत्म कर दिए। अब बताओ, गुनहगार कौन खान साहब? कौन है? उन 100 बच्चों को मारने में पुलिस का भी हाथ है। जावेद इंस्पेक्टर के और करीब आकर बोला, आप भी तो पुलिस ही हो खान साहब, फिर क्या फर्क रहा आप में और मुझ में? खान की हवाइयां उड़ गई। उसे लगा जैसे जावेद उसे हिप्नोटाइज कर रहा है। डीआईजी शीशे के उधर से और इधर से वकील ये सब देख रहा था। दोनों को किसी अनहोनी होने का आभास हो गया था। जावेद की आंखों को बहुत ध्यान से देखा और हिचकिचाते हुए बोला, फर्क है। जावेद ने फटाफट अपनी बात फेंकी, क्या? खान फिर थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए बोला, फर्क है इस लिहाफ का। जावेद और करीब आ गया और उसने वक्त न गंवाते हुए अगली बात फेंकी, व्हाट हैज चर्च टू डू विद गॉड? खान जावेद की बात को समझ नहीं पाया। उसने समझने के लिए जावेद से इसका मतलब पूछा। द बेस्ट इन हेट मेरी फेवरेट फिल्म है, आपको मेरे घर पर मिली होगी। यह उसी का डायलॉग है। इसका मतलब है कि चर्च का खुदा से क्या लेना देना, ठीक वैसे ही लिहाफ का रूह से क्या लेना देना। जावेद ये बोलते हुए खान के एकदम पास चला गया। डीआईजी कमरे की तरफ भागा। तब जावेद खान के बहुत करीब आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे खान को पूरी तरह से जावेद ने अपने वश में कर लिया हो। तभी अचानक डीआईजी ने धड़ाम से दरवाजा खोला। खान साहब को एकदम से होश आया। जावेद खान साहब के एकदम पास से हंसता हुआ पीछे की तरफ पीठ ले जाते हुए वापस कुर्सी पर जाकर आराम से बैठ गया। डीआईजी ने वकील को खान को बाहर ले जाने को कहा। खान की धज्जियां उड़ गई थी। ये कुछ ऐसा था जो उसकी समझ के पार था। खान को वकील बाहर छोड़ने जा रहा था, तब खान ने शीशे के दूसरे तरफ होने की बात कहकर दूसरे कमरे में चला गया।
जहां शाह पहले से मौजूद था। शाह ने जावेद को कुर्सी दी और खुद खड़ा हो गया। खान जावेद को और अच्छे से देखना और समझना चाहता था। अब डीआईजी खान की जगह बैठ गया था। अल्ताफ इंस्पेक्टर खान को उसकी हालत पर छोड़कर वापस इंटरोगेशन रूम में चला गया। डीआईजी कुर्सी पर बैठा जावेद को देख रहा था। जावेद बैठा बैठा अपने चश्मे को देख रहा था। अल्ताफ अंदर आया और कुर्सी पर बैठ गया। फिर अल्ताफ ने जावेद से सवाल किया, जावेद, तुमने इतने कत्ल किए पर तुम कभी पकड़े नहीं गए, क्यों? जावेद फिर से मुस्कुराते हुए बोला, हॉस्पिटल से निकलते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 100 बच्चों का बलात्कार कर उन्हें मार डालूंगा। मैंने इसके लिए एक कॉपर का वायर लिया, एक जंजीर, तेजाब, 2 कंटेनर, छुरी और विक्टिम के कपड़े जूते रखने के लिए 2 कट्टे। मुझे 100 बच्चों को मारना था और इसी सदी में मारना था। इसलिए मैंने फिर से बच्चों की तलाश शुरू कर दी। अब की बार मुझे कोई अनाथ बच्चे नहीं चाहिए थे। मुझे अपना टारगेट पूरा करना था। उसके लिए मैं अनाथ हो या नहीं, सबको मारना चाहता था। मौत का डर तो मैं तब से ही छोड़ चुका था। मैं विक्टिम को अपने साथ घर ले जाता। ये सब कीड़े टीवी के बड़े शौकीन थे, इसलिए मैं इन बच्चों को टीवी के नाम पर घर खींच लाता। मेरे सबसे अंदर वाले कमरे में टीवी लगा था। मेरे पास एक कैमरा था। मैं बच्चों को लाकर पहले उसकी फोटो खींचता था, उसके बाद इनके लिए टीवी चला देता। मैं ऊपर पलंग पर और विक्टिम को मेरे आगे ठीक पलंग के नीचे बैठा देता। विक्टिम का टीवी में पूरी तरह डूबने का वेट करता। अगर मेरा मन किसी के जिस्म को चखने का होता तो मैं चख लेता, उसके बाद उसे खत्म करता। नहीं तो जब विक्टिम पूरी तरह टीवी में खो जाता तो मैं अपने पास रखे कॉपर वायर को गोल फंदा बनाकर नीचे बैठे विक्टिम की गर्दन में डालकर ऊपर की तरफ खींच देता। अंदर वाले कमरे से बाहर तक आवाज जाना नामुमकिन होता, इसलिए ये बच्चे अगर चीख भी लेते तो आवाज बाहर नहीं जा पाती। वैसे भी मैं इतनी जोर से गला दबा देता कि विक्टिम की चीख तो वैसे भी नहीं निकलती थी। मेरे गला दबाने पर विक्टिम एकदम पानी से बाहर निकालकर छोड़ी हुई मछली की तरह तड़पता हुआ नजर आता। मुझे गला दबाते हुए बड़ा मजा आता था। छोटी छोटी मेढक सी आंखें बाहर निकल आती और उनके पैर किसी मुर्गे की तरह काटने के बाद उसके पंख कितनी जोरों से फड़फड़ाते, जैसे किसी मुर्गे की गर्दन काटने के बाद उसके पंख फड़फड़ाते रहते हैं। छोटे विक्टिम करीब 9 साल के नीचे के तो पैंट भी गंदी कर देते थे। उनकी वजह से सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर सबसे ज्यादा मजा भी उन्हीं की गर्दन दबाने में आता था। उन्हें तड़पते हुए देखकर मन को बहुत सुकून मिलता था। शीशे के दूसरी तरफ शाह को यह सब सुनकर उल्टी आने लगी। वो मुंह पकड़कर भागते हुए बाहर गार्डन में चला गया। उसके पीछे एक हवलदार और भागा। खान ने शाह को एक नजर देखा पर उठकर नहीं गया। वो अभी भी इकबाल को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जावेद मजे लेकर बोलता रहा, कुछ बड़े बच्चे कभी कभी बड़े परेशान किया करते थे। अपने नाखूनों से मेरे हाथों को नोच लेते थे। मुझे इनकी इस हरकत पर और गुस्सा आता तो मैं वायर को और जोर से खींचता। फिर जब ये मर जाते उसके बाद मैं इनके कपड़े उतारता। अगर मेरा मन होता तो मैं इनके मुर्दा जिस्म को चख लेता, वरना मैं इन्हें बारामदे में ले जाता। पहले इनके कपड़े उतारता, फिर अगर तस्वीर नहीं ली होती तो यहां इनको नंगा करके फिर इनकी तस्वीर निकाल लेता। कपड़े और जूते कट्टों में रखने के बाद मैं छुरी लेकर आता। उसके बाद हर बच्चे के जिस्म को गौर से देखता। मैंने देखा कि हर बच्चे में कोई खास नूर होता है। मैं हर बच्चे के जिस्म को निहारता, फिर जहां से मेरा मन करता मैं उसे वहां से काटना शुरू करता। इनकी छोटी छोटी उंगलियां, मुझे उन्हें काटने में सबसे ज्यादा मजा आता। फिर उसके बाद इनके होठ। वकील का दिल दहल गया। उससे इसके आगे नहीं सुना गया। उसने जावेद को वहीं रोक दिया। बस बस,
काफी है, सीधा बताओ, बच्चों की लाश के साथ क्या करते थे? अंदर से खान जावेद को अभी तक घूर रहा था। उसे जावेद में साफ साफ हैवान का साया नजर आता था। डीआईजी का भी दिमाग दहशत में था, पर चुप रहते हुए वो अपनी दहशत को दबाए हुए था। वकील के जावेद की बात काटने पर जावेद को गुस्सा आ गया था। जावेद वकील को घूर घूर कर देखते हुए बोला, उसके बाद मैं इन बच्चों के छोटे छोटे 100 टुकड़े करके कंटेनर में भरे तेजाब में डाल देता था। पर एक परेशानी बड़ी आती थी। वकील का दिल दहल गया। उससे इसके आगे नहीं सुना गया। उसने जावेद को वहीं रोक दिया। बस बस काफी है, सीधा बताओ, बच्चों की लाश के साथ क्या करते थे? अंदर से खान जावेद को अभी तक घूर रहा था। उसे जावेद में साफ साफ हैवान का साया नजर आ रहा था। डीआईजी का भी दिमाग दहशत में था, पर चुप रहकर वो अपनी दहशत को दबाए था। वकील की जावेद की बात काटने पर जावेद को गुस्सा आ रहा था। जावेद वकील को घूर घूर कर देखते हुए बोला, उसके बाद मैं इन बच्चों के छोटे छोटे 100 टुकड़े करके कंटेनर में भरे तेजाब में डाल देता था। पर एक परेशानी बड़ी आती थी। क्या परेशानी? जावेद मुस्कुराते हुए बोला, इनमें से कुछ की हड्डियां बड़ी मजबूत थीं, कुछ हड्डियां गलती ही नहीं थी। फिर मुझे उन हड्डियों को रावी नदी में फेंक कर आना पड़ता था। मेरे हाथ एक दम लाल हो जाते थे, खून से लथपथ, एकदम लाल। मैं उस खून को अपने मुंह पर लगा लेता था। मुझे इनके गर्म खून से बड़ा लगाव था, पर खून सूख जाने के बाद अच्छा नहीं लगता था, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे हाथ धोने पड़ते थे। जावेद इसके बाद बोलता गया। डीआईजी उठकर बाहर गार्डन में चला गया। डीआईजी ने देखा बाहर शाह कुर्सी पर चित्त हुए पड़ा है। डीआईजी सिगरेट जलाकर पीने लगा। डीआईजी ने पलटकर देखा, इंस्पेक्टर खान शाह से कुछ बात कर रहा है और बातें करके अंदर चला गया। खान ने अंदर से पानी की बोतल लाकर शाह को पकड़ा दी। शाह को पानी की बोतल देकर खान डीआईजी के पास पहुंचा। डीआईजी ने सिगरेट खान को ऑफर की। खान ने सिगरेट पीते हुए कहा, इंशाअल्लाह सर, इसे कल की कल फांसी हो जाए। इसके अंदर रूह नहीं है, कोई जिन्न है। इतने में ही वकील अल्ताफ भी बाहर आ गया। अल्ताफ के हाथ में चाय थी। अल्ताफ ने डीआईजी खान को चाय दी। शाह भी वहां आ गया। शाह ने भी चाय ली। चारों आपस में जावेद को लेकर बात करने लगे। डीआईजी ने नम आंखों से कहा, अल्ताफ, बस एक बात से दिल भर जाता है। अल्ताफ ने भांप लिया कि डीआईजी रो रहा है। उसने हमदर्दी से सवाल किया, क्या बात? डीआईजी के बोलने से पहले उसकी बाईं आंख से एक आंसू की बूंद आकर जमीन पर गिरी। डीआईजी ने भरे हुए गले से कहा, यार, उन बच्चों के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? तीनों लोग डीआईजी को देखकर पहले ही रोने को हो गए थे। फिर डीआईजी की बात सुनकर तो तीनों की आंखें नम हो गई। शाह चेहरा पलटकर रोने लगा। डीआईजी ने सिगरेट का आखिरी कश लिया, अपनी आंखें पोंछी। इसके बाद चारों आपस में पूरी रात कुछ नहीं बोले। ना ही किसी की अंदर बैठे हैवान के पास जाने की हिम्मत हुई। चारों रात भर यूं ही जागते रहे, सुबह की उम्मीद की और रोशनी के इंतजार में। फिर अगले दिन जब सुबह हुई, जावेद को फिर से गाड़ी में डालकर कोर्ट ले जाया गया। जज ने दोनों वकीलों की बातें सुनी और सीधा अपना निर्णय सुनाया। कानून इंसानों के लिए बना है। मुझे लगता है कि इस मसले में इंसानियत कहीं बची ही नहीं है। उस 100 बच्चों की माएं, उन पर आज न जाने क्या बीत रही है। इतना क्रूर एक इंसान कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि आज उन सभी को और आने वाली पीढ़ियों को इस अदालत से कुछ ऐसी सजा की उम्मीद है जिसे सुनकर आगे कभी कोई दूसरा जावेद इकबाल नहीं बन पाए। जावेद इकबाल 100 बच्चों के कत्ल और बलात्कार में दोषी पाया गया है। इसलिए ये अदालत जावेद इकबाल को सजाए मौत देती है। ये सजाए मौत ठीक वैसी ही होगी जैसा सुलूक जावेद ने मासूम बच्चों के साथ किया था। जावेद को हल्का सा होश में रखकर उन 100 बच्चों के माँ बाप के सामने इसके शरीर के 100 टुकड़े किए जाएं।
जिसमें हर एक टुकड़ा हर एक बच्चे की मौत की सजा होगी। इसके बाद उसे एसिड में डिसॉल्व करके चौराहे में गाड़ दिया जाए, ताकि आने वाली हर पीढ़ी को पता रहे कि जावेद इकबाल ने कितना घिनौना काम किया था। अदालत बर्खास्त। इस डिसीजन को सुनने के बाद कोर्ट में सभी माँ बाप, सबके चेहरे पर आंसुओं के साथ खुशी की एक लहर जाग उठी। चारों तरफ खुशी से शोर होने लगा। डीआईजी की भी आंखों में आंसू आ गए। शाह फूट फूट कर रोने लगा। वकील अल्ताफ बस सर पकड़कर और आंखें बंद करके बैठ गया, और खान अभी भी जावेद को ही देख रहा था। जावेद के चेहरे पर तो अभी भी वही मुस्कुराहट थी। खान जावेद को देखकर अभी भी यही सोच रहा था, क्या कोई ऐसी सजा है जो जावेद के लिए बनी है? क्योंकि सजाए मौत से तो जावेद पहले ही वाकिफ था। मौत का ही डर होता तो वो ये सब क्यों करता? इन सब के बीच में पुलिस वाले जावेद को खींचते हुए गाड़ी में ले जा रहे थे। खान भी धीरे धीरे उनके साथ ही जा रहा था। खान के सामने जो कुछ चल रहा था उसका ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं था। उसके मन में बस एक सवाल चल रहा था, इन सब में उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जो उन्हें यूं तड़प तड़प के मरना पड़ा? खान गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जेल में पहुंच गई। खान के मन में वही सवाल लगातार घूम रहा था। दूसरी तरफ जावेद को नीचे उतारा गया। उसे और उसके स्टूडेंट साजिद को कैदियों की पोशाक दी गई। इन दोनों को जेल के ब्लॉक नंबर 7 में ले जाया गया, जहां साजिद को 20 नंबर की जेल और जावेद को 40 नंबर की जेल में डाल दिया गया। जावेद को जेल में डालने के बाद खान वहां से निकलने को हुआ कि उसकी नजर फिर से जावेद पर पड़ी। जावेद ने खान से नजरें मिलाई और फिर से मुस्कुराया। खान को उसकी मुस्कान देखकर उसके वो अल्फाज याद आ गए जो उसने वकील अल्ताफ से कहे थे, वकील साहब, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मौत से कैसा डरना? आज नहीं तो कल सबको आनी है। आपको भी एक दिन मौत आनी ही है। बस फर्क इतना है कि वजह अलग होगी। खान समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में जावेद को यह कायनात सजा दे पाई है, या उसका फैसला अब खुदा के यही होगा। खान बस चले जा रहा था और मुस्कुराता हुआ जावेद उसकी आंखों में धुंधला होता जा रहा था। खान वापस गाड़ी में आकर चुपचाप बैठ गया। उसके पास किसी से बात करने को कोई लफ्ज नहीं थे। गाड़ी जेल से चल पड़ी और पुलिस स्टेशन जा पहुंची। खान और बाकी सब अपने अपने घर को चले गए। खान अपने घर पहुंचा। बीवी ने देखा खान गुमसुम है। उसके बार बार पूछने पर भी खान ने बीवी से कुछ नहीं कहा। खान किसी से कुछ कहे बिना, कुछ खाए बिना बस सो गया। सुबह 5 बजे कमरे का टेलीफोन बजा। खान ने टेलीफोन उठाया तो सामने से शाह की आवाज सुनाई दी। हेलो सर, जावेद ने आत्महत्या कर ली। खान ये खबर सुनकर सख्ते में आ गया। उसने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। उसके बाद बगैर नहाए धोए फटाफट जेल में पहुंचा तो देखा साजिद और जावेद दोनों कपड़ों से बंधे हुए जेल की छत से लटके पड़े हैं। खान जावेद के जिस्म के पास गया तो खान चौंक गया। खान ने देखा उसके जिस्म पर कुछ निशान है। खान ने देखा जावेद की उंगलियां और होठ पर चोट के निशान हैं, जैसे किसी ने इन दोनों जगहों पर बहुत बुरी तरह से मारा हो। खान को कुछ समझ नहीं आया। फिर खान की नजर डीआईजी की तरफ गई। डीआईजी की आंखें खान से मिली। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद डीआईजी ने खान को एक छोटी सी मुस्कान दी। खान कुछ देर डीआईजी को घूरता रहा, फिर डीआईजी को सल्यूट करके चला गया। इसके बाद खान घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से बात भी की, खाना भी खाया। फिर अगले दिन सुबह उठकर जब उसने अखबार पढ़ा तो उसमें एक खबर थी, जावेद इकबाल ने जेल में आत्महत्या की। कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जावेद के जिस्म के 100 टुकड़े कर एसिड में डिसॉल्व किया गया और उस कंटेनर को शहर के बीचों बीच गाड़ दिया गया। इसके बाद खान ने अखबार बंद किया और मुस्कुराया। फिर कुछ सोचकर डीआईजी को फोन लगाया। दूसरी तरफ डीआईजी ने फोन उठाया तो खान मुस्कुराते हुए बोला, सर,
आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है।